नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आज आपको बताऊं कि पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। मोदी वाला मंत्र और 131 साल बाद अमेरिकी चुनाव में क्या खेला होगा और आएगा तो ट्रंप ही, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। पीएम मोदी के दोस्त ट्रंप अगर अमेरिकी राष्ट्रपति बने तो हिंदू और हिंदुस्तान का कितना फायदा है, आज इसका चैप्टर खोलूंगा। क्योंकि अमेरिका में जिस वक्त आप पाठशाला देख रहे हैं वहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट पड़ रहे हैं, इसलिए चैप्टर देखना जरूरी है। इतना ही नहीं, गिलहरी से लेकर दरियाई घोड़ा तक किसने ट्रंप और किसने कमला हैरिस के जीतने की भविष्यवाणी कर दी है, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। पाकिस्तान, चीन, कनाडा, अब सबका इलाज मोदी ट्रंप मिलकर करने वाले हैं क्या, आज इस पर भी बात होगी। इसके अलावा अगला चैप्टर होगा सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों से इंडी गठबंधन की नींद क्यों उड़ी है, राहुल से लेकर अखिलेश परेशान क्यों हैं। यूपी के मदरसों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जो योगी सरकार चाहती थी वही हो गया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने राहुल गांधी और इकोसिस्टम का नैरेटिव कैसे मिट्टी में मिला दिया, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान की कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी फूट फूट कर रोने लगी। अभी बुशरा बीबी रोई है, अभी तो चीन पूरे पाकिस्तान को कैसे रुलाने वाला है, आपको यह भी दिखाऊंगा। और फिर बात होगी बटेंगे तो कटेंगे के बाद योगी का नया नारा कौन सा है। अखिलेश को सिर्फ मुस्लिम वोट का सहारा है क्या। यूपी उपचुनाव से पहले गजब गर्मा गर्मी है। योगी वर्सेस अखिलेश की सियासी लड़ाई कैसे भड़क गई है, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। लेकिन पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। संसद के विंटर सेशन की डेट आ गई है। विंटर सेशन 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। आज केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। विंटर सेशन में कई अहम बिल पेश होने की उम्मीद है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग होगी, जो पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगी, जहां 1949 में संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। इस साल संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे हो रहे हैं। यूपी में डीजीपी की नियुक्ति के लिए योगी कैबिनेट ने नए नियमों को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब यूपी में ही डीजीपी का नाम तय होगा और उसका कार्यकाल कम से कम 2 साल का तो होगा ही होगा। इसके लिए यूपीएससी के पास नामों का पैनल नहीं भेजा जाएगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी नए डीजीपी का सिलेक्शन करेगी। योगी कैबिनेट के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा, और सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। राजस्थान में उपचुनावों के बीच भजनलाल सरकार अवैध धर्मांतरण रोकने की तैयारी में जुट गई है। राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने संकेत दिए हैं कि अगले विधानसभा सत्र में यह बिल लाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक राज्य का विधि विभाग धन परिवर्तन के खिलाफ बिल के ड्राफ्ट को फाइनल करने में जुटा है। जोगाराम पटेल के मुताबिक राजस्थान में ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसमें अवैध धन परिवर्तन करने वालों पर कड़े जुर्माने का प्रावधान होगा। सलमान खान को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिली है। इस बार भी धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस के भाई का भाई बताया और मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज भेजा। इस मैसेज में सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की फिरौती देने और राजस्थान जाकर बिश्नोई समाज के मंदिर में माफी मांगने के लिए कहा गया। ऐसा न करने पर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि जांच में धमकी देने वाले की लोकेशन कर्नाटक ट्रेस हुई है, जिसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी की मदद से कर्नाटक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। गुरुग्राम में एक सड़क हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड रोड में यह हादसा हुआ और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इसमें साफ दिखता है कि बस को ओवरटेक करते वक्त अचानक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और सड़क के दूसरी तरफ चली गई। इस हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भारत ने साल 2036 में होने वाले ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसके लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेजबानी करने वाली कमेटी को लेटर ऑफ इंटेंट भेज दिया है। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि उनका सपना भारत की मेजबानी में ओलंपिक गेम्स करवाने का रहा है। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फटने से कई लोगों की मौत हो गई। विस्फोट इतना भयंकर था कि करीब 2000 मीटर की ऊंचाई तक तो राख हवा में फैल गई। गर्म राख के कारण आसपास के कई गांव इसकी चपेट में आए, कई मकान जल गए, जिसके बाद कई गांवों को खाली कराया गया है।
तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मोदी वाला मंत्र 131 साल बाद अमेरिकी चुनाव में खेला होगा क्या, और आएगा तो ट्रंप ही। पीएम मोदी के दोस्त ट्रंप अगर अमेरिकी राष्ट्रपति बने तो हिंदू और हिंदुस्तान का कितना फायदा है। गिलहरी से लेकर दरियाई घोड़ा तक किसने ट्रंप और किसने कमला हैरिस के जीतने की भविष्यवाणी की है। पाकिस्तान, चीन और कनाडा अब सबका इलाज मोदी ट्रंप की जोड़ी करेगी क्या। सबसे पहले इसका चालू। इस वक्त भारत के दो राज्यों में चुनाव होने हैं जहां नरेंद्र मोदी और इंडी गठबंधन की टक्कर है, लेकिन एक चुनाव अमेरिका में भी हो रहा है और उस पर भी भारत में खूब बात हो रही है। भारत में अमेरिकी चुनाव की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वहां अमेरिका में नरेंद्र मोदी के दोस्त माने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप का कांटे का मुकाबला चल रहा है। जिस वक्त पाठशाला में आपको यह खबर बता रहा हूं, उस वक्त अमेरिका में वोटिंग चल रही है अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए। मोदी के दोस्त ट्रंप की टक्कर अमेरिका में कमला हैरिस से हो रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में नरेंद्र मोदी के जबरा फैन डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतेंगे या नहीं, या फिर ट्रंप को टक्कर देने वाली कमला हैरिस कोई चमत्कार कर देंगी और मोदी के दोस्त को हरा देंगे। कहा जा रहा है कि यह कड़ा मुकाबला है जिसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया तो वो इतिहास रच देंगे। जैसे नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीतकर इतिहास रचा, वैसा ही एक दूसरा इतिहास डोनाल्ड ट्रंप रचेंगे। वो इतिहास क्या है भाई? डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिकी चुनाव जीत जाते हैं इस बार तो वो 131 साल में कमबैक करने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप से पहले 1893 में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक चुनाव हारने के बाद दूसरे चुनाव में कमबैक कर लिया था। उसके बाद 131 साल में कोई ऐसा कर ही नहीं पाया। डोनाल्ड ट्रंप पिछला अमेरिकी चुनाव 2020 में हार गए थे। अब अपने तीसरे चुनाव में ट्रंप किस्मत आजमा रहे हैं और अगर वो किस्मत चल गई, मोदी की तरह वो भी इतिहास रच पाए, तो ये अपने आप में अभूतपूर्व होगा। भाई माहौल तो ट्रंप का बना हुआ है और ट्रंप के लिए भारत में भी बहुत उत्साह दिख रहा है क्योंकि ट्रंप हमेशा भारत के समर्थन की बात करते रहे। ट्रंप हमेशा कट्टरपंथियों की क्लास लगाते रहे। ट्रंप हिंदुओं की बात करते रहे। ट्रंप अकेले अमेरिकी नेता हैं जो हिंदुओं की बात करते हैं। हमारे यहां भी बहुत लोग हिंदुओं की बात नहीं करते, नरेंद्र मोदी खुलकर करते हैं। वैसे ही अमेरिका में बहुत नेता नहीं करते, लेकिन ट्रंप हिंदुओं की बात करते हैं। इसके साथ ही ट्रंप नरेंद्र मोदी के दोस्त भी हैं, उनके जबरदस्त फैन भी। नरेंद्र मोदी की कई बार ट्रंप तारीफ कर चुके हैं। अभी पिछले महीने अक्टूबर में ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि वो सबसे अच्छे इंसान हैं और वो उनके दोस्त हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने तो पीएम मोदी के बारे में यह भी बता दिया था कि कैसे पीएम मोदी ने 56 इंच की छाती वाला जिगरा रखा हुआ है। पाकिस्तान का नाम न लेते हुए ट्रंप ने बताया था कि कुछ मौकों पर भारत को कोई धमका रहा था तो ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा था कि मदद चाहिए तो ले लो, लेकिन मोदी ने कह दिया कि वो इसे संभाल लेंगे, जो भी जरूरी होगा वो खुद कर लेंगे। हमने उन्हें सैकड़ों सालों में हराया है, तो अब किसी की जरूरत क्यों पड़ेगी। अब जो नेता खुलकर पीएम मोदी की ऐसी तारीफ कर रहा हो, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रंप के जीतने पर भारत का कितना फायदा है। क्योंकि ये जो बाइडेन तो भाई गया वो केस था, इधर देख रहे हैं उधर चल रहे हैं, भूल जा रहे हैं, वो वाला केस था। इसलिए भारत में भी ट्रंप के लिए बहुत माहौल बना हुआ है। भारत में कैसे ट्रंप की जीत के लिए पूजा पाठ, हवन, मंत्र जाप चल रहा भारत में, ये सब आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि अमेरिका में इस वक्त जब वोटिंग चल रही है तो क्या हो रहा है। अमेरिका में आज वोटिंग चल रही है। हमारे टाइम के हिसाब से शाम को 5 बजे अमेरिका में वोट पड़ने शुरू हो गए थे। ये देखिए वहां वोटिंग चल रही है और ये वोटिंग कल सुबह 8:30 बजे तक चलेगी। वोटिंग के बाद काउंटिंग शुरू होगी और धीरे धीरे कल शाम से कुछ पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है या कमला हैरिस लौट रही है या बन रही है राष्ट्रपति। अगर सत्ता में वापसी की बात करें तो दुनिया में किसी भी नेता ने सत्ता में वापसी करना चाहो हो और उसके लिए आसान रहा हो, ऐसी स्थिति नहीं रहती और अब तो बिल्कुल भी नहीं। बड़े बड़े देशों में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने न सिर्फ सत्ता में वापसी की बल्कि लगातार 3 चुनाव जीते और बड़े अंतर से विपक्ष को हराया। जबकि पीएम मोदी की तुलना में दुनिया के बाकी देशों के नेताओं की हालत आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने जो किया वो दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा। बॉस, नरेंद्र मोदी के 2014 से प्रधानमंत्री रहते हुए अमेरिका में 2 बार सरकार बदल गई, 3 राष्ट्रपति रह चुके वहां पर। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी नए प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक ओबामा राष्ट्रपति थे। 17 में अमेरिका में सत्ता बदली, रिपब्लिकन पार्टी आई, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ गए, लेकिन मोदी वहीं प्रधानमंत्री।
2021 में फिर से सरकार बदल गई अमेरिका में, डेमोक्रेटिक पार्टी की वापसी हुई, जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, लेकिन यहां प्रधानमंत्री मोदी ही थे। इसी तरह अगर आप ब्रिटेन का हाल देखें तो भारत में साल 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूती से डटे हुए हैं, जबकि इन 10 सालों में ब्रिटेन में 5 प्रधानमंत्री बदल गए, 5। पिछले 10 सालों में जापान में 3-3 प्रधानमंत्री बदल गए। शिंजो आबे से लेकर फूमियो किशिदा तक जापान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो चुके हैं। इसी तरह ब्राजील की जनता की साल 2014 से अब तक 4 बार राष्ट्रपति की कुर्सी पर अलग अलग नेताओं को देख चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में साल 2014 से अब तक 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में साल 2014 से अब तक 4 प्रधानमंत्री बदल गए बॉस। यानी पूरी दुनिया में सरकारें टिक नहीं पा रही, नेता कुर्सी पकड़कर रह नहीं पा रहे, बड़े बड़े नेता अपने चुनाव हार रहे हैं। लेकिन मोदी एकलौते ऐसे नेता हैं जो 3 बार से न सिर्फ चुनाव जीत रहे हैं बल्कि पूरी धमक के साथ सरकार चला रहे हैं। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप इतिहास रच पाएंगे इस बार या नहीं। सवाल यह भी है कि क्या नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप भी नरेंद्र मोदी जैसा कुछ कर पाएंगे या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पिछला चुनाव हार गए थे, इस बार वो फिर से चुनाव में उतरे हैं और इस तरह से अमेरिका में अपना माहौल फिर से बनाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस में वो कमला हैरिस से आगे दिख रहे हैं। अमेरिका से जो सर्वेज आ रहे हैं उनके मुताबिक कौन आगे चल रहा है आपको पहले वो बताता हूं, फिर बहुत दिलचस्प खबरें भी दिखाऊंगा कि कौन कौन भविष्यवाणी कर रहा है। जानवर भविष्यवाणी कर रहे हैं वहां पर कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। वहां पर जो सर्वे हुए हैं, एक है एटलस इंटेल के ताजा सर्वे में अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स में कमला हैरिस पर ट्रंप ने बढ़त बनाई हुई है। अब ये स्विंग स्टेट क्या होते हैं, कैसे अमेरिका में वोट पड़ते हैं कि राष्ट्रपति चुना जाता है, आगे आपको विस्तार से बताऊंगा पाठशाला वाली स्टाइल में। अमेरिका में स्विंग स्टेट्स वो होते हैं जिनके बारे में लास्ट मिनट तक कोई नहीं कह सकता कि वो किस तरफ पलटी मार देंगे, किसको सपोर्ट कर देंगे। स्विंग स्टेट्स उनको कहा जाता है जो कई चुनाव में लगातार किसी एक पार्टी के पक्ष में जाते जाते अचानक किसी चुनाव में दूसरी पार्टी के पक्ष में चला जाता है। स्विंग स्टेट किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं होते, यहां कांटे की टक्कर होती है, जीत हार का मार्जिन कम होता है, इसलिए कैंडिडेट यहां पर ज्यादा जोर लगाते हैं। स्विंग स्टेट भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। जैसे इस बार के चुनाव में 7 स्टेट को स्विंग स्टेट माना गया है, लेकिन स्विंग स्टेट ही अमेरिका में हार जीत तय करते हैं। ये ऐसे है जैसे भारत में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो अमेरिका में ये 7 स्विंग स्टेट हैं जिनसे राष्ट्रपति पद तक रास्ता जाता है। CNN के सर्वे के मुताबिक 7 प्रमुख स्विंग राज्यों में दोनों उम्मीदवारों के लिए मामूली सी बढ़त है, तो मामला किधर भी जा सकता है। एक है 538, ये भी सर्वे करती है। इसका सर्वे कह रहा है कि 7 स्विंग राज्यों में से 4 में ट्रंप आगे हैं और 3 में कमला हैरिस को मामूली बढ़त है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल वोट से जीता जाता है। वहां सभी राज्यों को मिलाकर 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं। जो जितने राज्य जीत लेता है उतने इलेक्टोरल वोट उस राज्य को के उसे मिल जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए होते हैं। 270towin.com के अनुसार कमला हैरिस को 226 और ट्रंप को 230 इलेक्टोरल वोट मिलना तय माना जा रहा है। यानी कमला हैरिस राष्ट्रपति बनने के लिए 270 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 44 अतिरिक्त इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की जरूरत है और ट्रंप को 40 वोटों की जरूरत है। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज के सर्वे में कमला हैरिस को स्विंग स्टेट्स के नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में बढ़त मिलती बताई गई, जबकि ट्रंप एरिजोना में मामूली अंतर से आगे हैं। यानी वहां भी अलग अलग सर्वेज में कोई एक बहुत अभूतपूर्व जीत मिलती हुई दिख रही हो किसी एक को, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का जो सिस्टम है वो भारत से अलग है। वहां पर राष्ट्रपति सीधे वोट से नहीं चुने जाते, बल्कि इलेक्टोरल वोट्स के सिस्टम से राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब आप कहेंगे इलेक्टोरल वोट क्या है, भारत से कैसे अलग है, तो उसको भी आपको पाठशाला के अंदाज से समझाता हूं, ताकि आप जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए तो समझ पाएं कि ओ बॉस, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप हारे या जीते। देखिए, अमेरिकी चुनाव में होता क्या है, यूएस जो वहां पर राष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें क्लियर कैंडिडेट की घोषणा होती है। हमारे जैसा हाल नहीं है कि इंडी गठबंधन है, हम जीत जाएंगे तो हम देख लेंगे किसको बनाना है। जैसे मोदी हैं तो राहुल गांधी का नाम बताइए पब्लिक को, वैसा हिसाब है। तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दो बड़ी पार्टियां हैं वहां पर। रिपब्लिकन के कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, डेमोक्रेट की कमला हैरिस। तो नाम पता होता है, ये नहीं इंडी के गठबंधन की तरह देखेंगे जो ज्यादा जीतेगा उसको बना देंगे। वहां पर इलेक्टोरल वोट होते हैं, इलेक्टोरल वोट।
अब ये क्या होता है आगे बताऊंगा, लेकिन ये टोटल कितना होता है, टोटल इलेक्टोरल वोट वहां पर अमेरिका में वो होता है 538। जैसे हमारे यहां 543 सीटें हैं ना लोकसभा में, और आपको जीतने के लिए 272 चाहिए, तो वहां पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 538 सीटें, उस भाषा में कह रहा हूं, वहां उसको इलेक्टोरल वोट कहते हैं। जीतने के लिए आपको या राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितने इलेक्टोरल वोट की जरूरत है, वहां पर जरूरत होती है 270। यहां सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 272। अब इसको थोड़ा और समझिए आसानी से कि इलेक्टोरल वोट होता क्या है। जैसे हमारे यहां हर राज्य में अलग अलग लोकसभा सीटें हैं, वैसे ही अमेरिका में अलग अलग राज्य हैं, वहां पर अलग अलग इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, और ये इलेक्टोरल वोट्स आबादी के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे इलेक्टोरल वोट, कमला हैरिस हैं एक कैंडिडेट। अब कमला हैरिस किस राज्य से आती हैं भाई, कमला हैरिस का जो राज्य है वो है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया राज्य से कमला हैरिस आती है। वहां पर इलेक्टोरल वोट्स ईवी वो कितने हैं भाई, 54। जैसे आप कहिए कि हमारे यहां यूपी में 80 सीट है ना, उसको सरल भाषा में आप कहिए जो इलेक्टोरल वोट है, आप समझिए कि वहां 80 जैसे यूपी में सीट है, तो वहां कैलिफोर्निया में 54 सीट है, एक तरीके से साधारण भाषा में आप समझिए। उसी तरह से अगर आप ट्रंप का देखेंगे, ट्रंप का जो राज्य है वो है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में कितने इलेक्टोरल वोट्स है भाई, वहां पर है 30। अब आप कहेंगे सारा हिसाब तो अपने जैसा ही लग रहा है कि हमारे यहां जैसे सांसद चुने वहां पर भी वैसे ही 30 सीटें हैं, 54 सीटें हैं, तो इसमें अलग क्या है, अलग है, अभी आपको बताता हूं। वहां ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जिनमें जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट्स यानी सीटें उस पार्टी को या उस कैंडिडेट को मिल जाती है। जैसे अगर आप उदाहरण देखेंगे कि 2020 में क्या हुआ था अमेरिका में, 2020 में राज्य कौन सा, आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जैसे वहां पर राज्य है कैलिफोर्निया, ठीक है। तो कैलिफोर्निया राज्य में 2020 में क्या हुआ, टोटल इलेक्टोरल वोट्स कितने हैं वहां पर, 55 थे। अभी इस बार 54 है, मैंने आपको बताया ना कि वो चेंज होता रहता है आबादी के हिसाब से, तो भाई अभी वहां पर 54 हो गया। पहले 2020 में 55 इलेक्टोरल वोट्स थे। कुल वोट कितने पड़े, कुल वोट पड़े वहां पर 1,70,00,000 वोट पड़े 2020 के चुनाव। अब बाइडेन उस वक्त चूंकि कैंडिडेट थे, तो बाइडेन के नाम पर डेमोक्रेट्स को कितने वोट मिले, 1,10,00,000। और डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव हार गए थे, ट्रंप को मिले 60 लाख वोट, ठीक है। अब इसमें 54 जो सीटें हैं या 55 जो इलेक्टोरल वोट हैं, उसमें कई जगह ट्रंप के पार्टी को ज्यादा वोट मिले हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सीटें जो हैं या वो वोट जो हैं वो ट्रंप के पास जाएंगे। चूंकि 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिल गए या ट्रंप से ज्यादा वोट बाइडेन को मिले, तो ये सारी 55 सीटें जो हैं वो किसके पास चली जाएंगी, जो बाइडेन के पास चली जाएंगी। तो हमारे यहां से उल्टा हिसाब है, वहां पर विनर टेक्स ऑल वाला हिसाब चलता है, यानी जिसको ज्यादा वोट मिला उस राज्य की सारी सीटें उसकी। हमारे यहां हिसाब कैसे है, जैसे अगर आप यहां देखिएगा भारत में क्या होता है, भारत में आप देखिए 2024 में क्या हुआ। आपको यूपी का उदाहरण देता हूं। यूपी में कितनी लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीट। वोट पड़े कितने, यूपी में वोट इस बार पड़े थे 3,62,00,000, ठीक है। बीजेपी को, ये बीजेपी को वोट मिला, ठीक है। यूपी में ये बीजेपी का वोट बता रहा हूं आपको। बीजेपी को 3,62,00,000 वोट मिले और उसकी सीट कितनी आई थी, 33। जबकि आप सपा का वोट देखेंगे, सपा को वोट मिला था यहां पर यूपी में 2,94,00,000 और सपा की सीट कितनी आई थी, सपा को यूपी के अंदर सीट आई थी 37। अब अगर अमेरिका वाला हिसाब भारत में होता, तो चूंकि बीजेपी को 3,62,00,000 वोट आए थे, सपा से ज्यादा वोट आए थे, तो 80 की 80 सीटें जो हैं वो मोदी के खाते में चली जाती। हमारे यहां क्या है, जितनी सीट आपने जीती उतनी ही आपके खाते में जाएगी। अमेरिका में हिसाब उल्टा है, जिसको ज्यादा वोट आ गया उसको उस राज्य की सारी सीटें मिल जाती। तो अमेरिका वाला हिसाब अगर भारत में चलता, विनर टेक्स इट ऑल, तो यूपी की 80 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी के खाते में चली जाती, क्योंकि बीजेपी को 3,62,00,000 वोट मिले थे और सपा को 2,94,00,000। इसलिए यह अलग है सिस्टम। वहां जिसको ज्यादा वोट मिल गया वो उस राज्य की सारी सीट उठा के ले जाता है।
अब अमेरिका में इस सिस्टम की वजह से यह दिलचस्प बात होती है कि अलग अलग राज्य में सबसे ज्यादा वोट पाना जरूरी होता है, जिससे सारे के सारे इलेक्टोरल वोट्स वहां के मिलते हैं। इसलिए आप देखिए कि कुल वोट में ज्यादा वोट लेकर भी कई बार राष्ट्रपति वहां पर हार जाता है। जैसे 2016 में हुआ था। 2016 में अमेरिकी चुनाव में हिलरी क्लिंटन को 6 करोड़ 58 लाख वोट मिले, ट्रंप को 6 करोड़ 29 लाख वोट मिले, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स मिले हिलरी क्लिंटन को 227 और डोनाल्ड ट्रंप को 304, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उन राज्यों में जीत गए जहां पर इलेक्टोरल वोट ज्यादा थे, जहां पर सीटें ज्यादा थी। इसी वजह से 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। अमेरिका में ऐसा 5 बार हो चुका है कि ज्यादा वोट मिलने के बाद भी कैंडिडेट राष्ट्रपति चुनाव हार गए। यानी अमेरिका में सबसे अहम होता है राज्यों को जीतना, वहां पर दूसरे से ज्यादा वोट हासिल करना, जिससे सारे इलेक्टोरल वोट उसे मिल जाएं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़े राज्यों को जीतना। भाई आपने छोटे छोटे राज्य जीत लिए, लेकिन जैसे कैलिफोर्निया है जहां पर 55-54 इलेक्टोरल वोट है, आपने वो जीत लिया तो भाई आपने मामला क्लियर कर लिया। मतलब जैसे आपको मान लीजिए मैथ्स में 90 नंबर आ गया या 100 में 100 आ गया, तो आपको किसी में कम भी आया तो एवरेज आउट करके आप क्लास में टॉप कर सकते हैं। लेकिन जो पेपर ही मान लीजिए 20-20 नंबर का है, उसमें आप 20 में 20 लाए और 100 नंबर वाले पेपर में आपको नंबर ही 50 आया, तो 20 में 20 लाके क्या ही कर लीजिएगा। वैसे तो चाहे ट्रंप जीते या कमला हैरिस, भारत को आज की डेट में अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। भारत की ताकत को दुनिया जानती है और अमेरिका को हर जगह पर भारत की जरूरत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात अलग है। अगर वो राष्ट्रपति बने तो अलग ही बात होगी, क्योंकि उनका झुकाव भारत के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, हिंदुओं के प्रति, कट्टरपंथियों को लेकर उनका जो विचार है वो बिल्कुल क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप वो नेता है जो नरेंद्र मोदी की दोस्ती को उस लेवल तक लेकर गए थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में बड़ा कार्यक्रम तक करवाया था। खुद डोनाल्ड ट्रंप इस इवेंट में आए थे और डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए तो वो भी इसी तरह के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आपको याद होगा ये कार्यक्रम हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भी भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हुए। बाइडेन कमला हैरिस के कार्यकाल में दोस्ती तो बनी रही, लेकिन टकराव भी हुए। जैसे इस वक्त कनाडा से भारत के टकराव और आतंकी पन्नों को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्ते में टकराव दिख रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भारत और अमेरिका की दोस्ती ज्यादा मजबूत नजर आई थी। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली थी। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर पीएम मोदी से अपने अच्छे रिश्ते और दोस्ती की बात करते हैं। पीएम मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त बता चुके हैं। दोनों नेताओं की विचारधारा भी एक जैसी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, पीएम मोदी भी नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, भारत फर्स्ट की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। दोनों नेताओं की राष्ट्रवादी सोच भी एक दूसरे को कनेक्ट करती है। दोनों राष्ट्रवादी नेता। डोनाल्ड ट्रंप भी कोई भी बात खुलकर बिना हिचक के कहते हैं, पीएम मोदी भी बिना लाग लपेट के सीधे सीधे बात करते हैं। इसलिए ट्रंप और मोदी की जोड़ी जो है वो एक तरीके से कनेक्टेड मानी जाती है। ट्रंप का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन जब तक नतीजे नहीं आते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हर कोई अपना अनुमान लगा रहा है, अलग अलग भविष्यवाणियां चल रही हैं। अमेरिका के चुनाव में सिर्फ चुनावी एक्सपर्ट या चुनावी पोल ही नहीं, बल्कि कुछ अलग तरह की भविष्यवाणी भी होती है। जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए लोग जानवरों से भविष्यवाणी कराते हैं, वैसे ही अमेरिका के चुनाव में भी होता है। इस वक्त अमेरिका के चुनाव में एक हिप्पोपोटामस जो है, दरियाई घोड़ा, उसकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। इस बेबी हिप्पो को थाईलैंड में रखा गया है और इसका नाम मू डेंग है। अब यह देखिए कि इस बेबी हिप्पो ने कैसे अमेरिका के चुनाव में भविष्यवाणी की। इस बेबी हिप्पो के सामने 2 कटे हुए तरबूज रख दिए गए। बेबी हिप्पो ने ट्रंप के नाम का तरबूज खाकर इशारा दिया कि ट्रंप ही अमेरिका का चुनाव जीत सकते हैं। तरबूज पर स्थानीय भाषा में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा हुआ। उनका ट्रंप के नाम का तरबूज खाते ही वीडियो भी सामने आ गया। वीडियो को थाईलैंड के चिड़ियाघर में रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 2024 में जन्मी मू डेंग अपनी चंचल हरकतों के चलते इंटरनेट पर सेलिब्रिटी हिप्पो मानी जाती है। तो दरियाई घोड़ा तो कह रहा है कि भैया अमेरिका के चुनाव में घोड़ा साबित होगा डोनाल्ड ट्रंप। इसी तरह अमेरिका के साउथ कैरोलिना में ग्नोची जूनियर नाम की एक गिलहरी ने भी भविष्यवाणी की है। अलग अलग लेवल की भविष्यवाणी चल रही है। इस गिलहरी के सामने 2 अलग अलग बाउल रख दिए गए। एक बाउल में के आगे कमला हैरिस का नाम लिख दिया गया, दूसरे बाउल के आगे ट्रंप का नाम लिख दिया गया। दोनों बाउल में 10-10 अखरोट रख दिए गए। इस गिलहरी ने आधे घंटे के अंदर कमला हैरिस के बाउल में से सबसे ज्यादा 7 अखरोट खाए और जिस बाउल पर ट्रंप की पर्ची लगी थी उसमें 3 अखरोट खाए। इस तरह इस गिलहरी ने कमला हैरिस के जीतने की भविष्यवाणी कर दी, यह माना जा रहा है।
भविष्यवाणी का यह अजीब तरीका 2008 के अमेरिकी चुनाव से जारी है। नोची जूनियर इस गिलहरी की भविष्यवाणी कई बार गलत साबित हो चुकी है। साल 2020 में इस गिलहरी ने ट्रंप को विनर बताया था, तो ट्रंप को विनर बताया तो बाइडेन जीते थे। इस बार कमला हैरिस को बताया है तो लोग कह रहे हैं कहीं ट्रंप ना जीत जाए। तो ये गिलहरी बड़ी चंचल है। अमेरिका में हो रहे प्रेसिडेंट इलेक्शन पर भारत में भी गजब का बज़ बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही उम्मीदवारों की चर्चा चल रही है और दोनों के अपने अपने फैंस भी बन गए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत में हवन और पूजन चल रहा है बॉस, आप देखिए जिसमें ट्रंप की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना चल रही है। ग्रेट अगेन। अमेरिकी इलेक्शन में पीएम मोदी की स्टाइल भी जमकर कॉपी की जा रही है। एआई जनरेटेड तस्वीरों में ट्रंप को पीएम मोदी की तरह प्रचार करते हुए दिखाया गया। आप ये तस्वीर देखिए अजय, इसमें एलन मस्क को योगी की तरह दिखाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप भगवा ड्रेस में दिख रहे हैं, ट्रंप के बगल में एलन मस्क भगवा कुर्ते में दिख रहे हैं। दोनों रोड शो के जरिए प्रचार करते दिख रहे हैं। एक और तस्वीर जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ओपन कार में सवार हैं और गले में पटका डाले हाथ हिलाते प्रचार कर रहे हैं। ये तस्वीरें पीएम मोदी के इलेक्शन कैंपेन से प्रभावित दिख रही हैं। अच्छा, हर जगह आप देखिए वो ट्विटर वाले भैया एलन मस्क को योगी की तरह दिखा दिया गया तो ये अलग अलग कलर आपको अमेरिकी चुनाव का दिखा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत में इतना माहौल इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने अमेरिका चुनाव के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। भीड़ उन पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है, जो कि पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है। जबकि जो बाइडेन की सरकार पे तो आरोप लगता है कि उसने ही बांग्लादेश में खेल कराया, लेकिन ट्रंप हिंदुओं के साथ खड़े रहे। अपनी पोस्ट में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को घेरे में लेते हुए ट्रंप ने कहा था कि उनके कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ होता। कमला और जो बाइडेन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी की है। ट्रंप ने डंके की चोट पर कहा था कि वो कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। ट्रंप ने अमेरिका में बसे हिंदुओं को भरोसा दिया कि वो उनकी आजादी के लिए लड़ेंगे। उनके प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को और मजबूत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के विजन में भारत भी है, मोदी भी है और हिंदू भी है। डोनाल्ड ट्रंप के जबरदस्त बयान के बाद यह कहा जाने लगा कि अमेरिका के पहले बड़े नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर कुछ तो बोला। जबकि भारतीय मूल की हिंदू जड़ों के बावजूद कमला हैरिस ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी। अब वो क्या चुप रहेंगे? हमारे यहां कई नेता नहीं बोल पाते बांग्लादेश के हिंदुओं पर या कनाडा के हिंदुओं पर। इसलिए लोग कह रहे हैं कि अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो बाइडेन की शय पर बांग्लादेश में यूनिस के खुले खेल का अंत हो सकता है। अमेरिका के चुनाव में एक दिलचस्प बात यह भी दिख रही है कि वहां एलन मस्क जैसे उद्योगपति खुलकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई इस बात पर आलोचना नहीं कर रहा। उनके नाम पर विपक्षी पार्टी कोई कैंपेन नहीं चला रही। यहां तो हर समय अडानी अंबानी का गाना गाते रहते हैं कुछ लोग, लेकिन अमेरिका में यह सब नहीं होता। एलन मस्क तो खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है। मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। वो सिर्फ ट्रंप का समर्थन नहीं कर रहे, मस्क ने ट्रंप के समर्थन में खूब कैंपेनिंग की है। मस्क तो कह चुका है भाई कि वो ट्रंप के जीतने पर सरकार का हिस्सा बन सकते हैं और हारने पर कमला हैरिस उन्हें जेल भेज सकती है। ट्रंप को जिताने के लिए एलन मस्क ने पानी की तरह पैसा बहाया है। डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में वोटर्स को लुभाने के लिए एक स्कीम का ऐलान कर दिया जिसमें वो वोटर्स को इनाम तक देंगे। ये इंडिया में कोई कर देता भाई साहब, बिना किए तो अडानी अंबानी चलता है अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बनेगा यह बात तय करने में अमेरिका में बसे भारतीयों की भी अहम भूमिका रहती है। इसलिए हर चुनाव में दोनों पार्टियां भारतीय मूल के वोटरों को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती। अमेरिका के सेंसस के मुताबिक साल 2020 में भारतीय मूल के अमेरिकियों की संख्या करीब 44 लाख थी। अमेरिका के कुल वोटर में भारतीयों की संख्या करीब 1% है। लेकिन अमेरिका का चुनावी सिस्टम इस तरह का है कि ये 1% वोट भी पूरा चुनाव पलट सकता है, क्योंकि स्विंग स्टेट्स कहलाने वाले अमेरिका के 7 राज्यों के नतीजे जीत हार का फैसला करते हैं। इन सभी राज्यों में भारतीय अमेरिकी लोगों की जनसंख्या काफी अच्छी है और यहां भारतीय मूल के अमेरिकी वोटर्स की भूमिका अहम हो जाती है। भाई अब आप कहेंगे कि अरे 44 लाख ही तो है। अरे भाई आप सोचिए, मान लीजिए कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टोरल वोट है और वहां डोनाल्ड ट्रंप को मान लीजिए हिंदुओं की वजह से, भारतीय मूल के हिंदुओं की वजह से अगर 20,000 वोट भी ज्यादा पड़ गया तो 20,000 वोट नहीं है बॉस, वो 55 सीट आने जैसा है, क्योंकि सारी सीट चली जाएगी डोनाल्ड ट्रंप। तो इसलिए अमेरिकी सिस्टम में एक एक वोट की कीमत बढ़ जाती है। अमेरिकी चुनाव में उतरी कमला हैरिस भी भारतीय मूल की,
इसलिए कई इंडियन अमेरिकन वोटर्स कमला हैरिस का भी साथ दे रहे हैं। साल 2024 के एपीआई डेटा के वोटर सर्वे के मुताबिक भारतीय अमेरिकियों में से आधे से ज्यादा मतदाता यानी 55% डेमोक्रेट की तरफ जबकि 26% रिपब्लिकन की तरफ झुकाव रखते हैं। कमला हैरिस के भारत के कनेक्शन की वजह से देश में उनकी जीत के लिए प्रार्थना की जा रही है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित थुला सेंद्रापुरम गांव में लोग कमला हैरिस की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये गांव कमला हैरिस की मां का गांव। उनके नाना 7 दशक पहले यहां रहते थे। उसके बाद वो लगभग 200 किलोमीटर दूर चेन्नई शहर में बस गए। कमला हैरिस की मां का जन्म चेन्नई में हुआ और 19 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चली गई थी। गांव के मंदिर के बाहर कमला हैरिस का एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। साल 2014 में इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कमला हैरिस ने आर्थिक मदद भी दी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमला हैरिस को पसंद नहीं करते और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप सही लगते हैं। अब यह समझिए कि ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो इससे भारत का कितना फायदा होगा। जानकारों का मानना है कि भारत के लिए नीतिगत स्तर पर रिपब्लिकन प्रशासन बेहतर साबित होता आया। जितने भी बड़े इतिहास बनाने वाले समझौते हुए वो रिपब्लिकन प्रशासन के दौर में। चीन से निपटने में भी ट्रंप भारत की मदद कर सकते हैं क्योंकि ट्रंप का रुख चीन पर काफी सख्त रहता है। रक्षा संबंधों को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ज्यादा बेहतर साबित हुआ। उन्होंने हमेशा भारत के साथ बड़े रक्षा संबंधों पर जोर दिया। ट्रंप के साथ एक प्लस पॉइंट यह भी है कि वो भारत की आंतरिक राजनीति से दूर रहते हैं। ये बाइडेन वाले का हिसाब नहीं है कि जैसे अरे आपके यहां माइनॉरिटी के साथ क्या, अरे वो ये सब नहीं बोलते। ट्रंप ने कभी कश्मीर या पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत को असहज नहीं किया है। इनफैक्ट ट्रंप के समय तो भारत ने घूस के ठोक दिया था पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर भारत का साथ दिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का मामला हो या पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक का मामला, ट्रंप ने मौन रहकर भारत का समर्थन किया। युद्ध को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का रुख पीएम मोदी की तरह है। ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो युद्ध का जल्द समाधान निकालने पर जोर देंगे। अगर ट्रंप इसमें कामयाब रहते हैं तो यह भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा और युद्ध के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी का साथ चाहिए। यानी ट्रंप का आना भारत के लिए, दुनिया के लिए बेहतर साबित हो सकता है। अमेरिका में कौन राष्ट्रपति होगा, इसके नतीजे कब आएंगे, यह भी आपको समझना होगा क्योंकि यहां भारत की तरह कोई एक तारीख फिक्स नहीं है कि इसी तारीख को नतीजे आ जाएंगे। अमेरिका में कल शाम से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका में भारत की तरह कोई सेंट्रल चुनाव आयोग नहीं है। यहां सभी राज्य अपने अपने नतीजे घोषित करते हैं। ऐसे में पूरे नतीजे आने में देरी भी हो सकती है। साल 2020 में ट्रंप समर्थकों ने वोटों की गिनती पर आपत्ति जताई थी, जिसकी वजह से 12 नवंबर तक अंतिम नतीजे आ पाए थे। हालांकि कई बार वोटिंग वाले दिन ही विजेता का पता चल जाता है। जैसे साल 2012 में 6 नवंबर की आधी रात को ही पता लग गया था। ओबामा ने राष्ट्रपति के तौर पर दूसरा कार्यकाल सुरक्षित कर लिया था। इस बार अमेरिकी चुनाव में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जो नतीजे घोषित होने में कुछ ज्यादा टाइम लगवा सकती है, ऐसा माना जा रहा है क्योंकि टफ फाइट है। लेकिन कमला हैरिस आती हैं, भारतीय मूल की हैं, हो सकता है भारत के लिए बेहतर स्थिति हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि अपना ट्रंप भाई आ गया तो मामला बेहतर है। देखते हैं कौन आता है। लेकिन कुछ जजमेंट तो आ गए भारत की कोर्ट से, उस पर अब अगला चैप्टर बताता हूं। पाठशाला में अगली क्लास, सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसलों ने इंडी गठबंधन की नींद कैसे उड़ा दी, राहुल से लेकर अखिलेश तक क्यों परेशान है, यूपी के मदरसों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जो योगी सरकार चाहती थी कि वही हो गया, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने राहुल गांधी और इकोसिस्टम का नैरेटिव कैसे मिट्टी में मिला दिया। अब इसका चैप्टर। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 ऐसे फैसले सुनाए हैं जिनका असर देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंडी गठबंधन के 2 मुद्दों की हवा निकल गई। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के टाइम पर कहा था कि वो देश का एक्सरे करवाएंगे जिसमें वेल्थ सर्वे भी होगा। राहुल गांधी इस बात पर आरोप लगते थे कि वो पार्टी के प्रॉपर्टी के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि अगर राहुल गांधी ऐसा सोच भी रहे हो तो उनके इरादों पर पानी फिर जाए। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया जिसमें यूपी के मदरसों को लेकर बड़ी बात कही। दोनों ही फैसलों का बड़ा असर होने वाला है। पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार देते हुए दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। दूसरा फैसला हर निजी संपत्ति पर सरकार अधिकार नहीं जता सकती, इसका दिया है। सबसे पहले आपको यूपी मदरसा एक्ट के बारे में बताता हूं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया।
इंडी गठबंधन ने यह नैरेटिव बनाया कि योगी सरकार मुसलमानों और मदरसों के खिलाफ है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस नैरेटिव की भी हवा निकली। यूपी मदरसा एक्ट 2004 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। फैसला हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया जैसे योगी सरकार ने मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया, जबकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कई इंतजाम किए। उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। संविधान के आर्टिकल 21A और राइट टू एजुकेशन एक्ट मदरसे खोलने के अल्पसंख्यकों के अधिकार में कोई रुकावट नहीं है, इसलिए मदरसा एक्ट असंवैधानिक नहीं है। मदरसे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए मदरसा बोर्ड राज्य सरकार की मंजूरी से नियम बना सकता है। मदरसा एक्ट के तहत फाजिल और कामिल की डिग्री असंवैधानिक है, क्योंकि यह यूजीसी एक्ट का उल्लंघन है भाई। तो मदरसे नहीं दे सकते ऐसी डिग्री। मान्यता प्राप्त मदरसे 12वीं तक की पढ़ाई का सर्टिफिकेट दे सकेंगे, उससे ऊपर नहीं दे सकते। 12वीं से आगे की पढ़ाई का सर्टिफिकेट मदरसे नहीं दे पाएंगे, यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि मदरसों में एजुकेशन क्वालिटी और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के मुद्दे पर नियम बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं ने भी स्वागत किया। एक बार पहले इनको सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे जो योगी सरकार चाहती थी वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो ये फैसला बड़ा खुशाइंद है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। एक फैसला हाई कोर्ट ने किया था जिसमें इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये मदरसे के चलाने के निज़ाम को ही असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला हुआ है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। बहुत खुशी है मुझे, जो फैसला है बहुत अच्छा फैसला है। मदरसे बिल्कुल चलते रहना चाहिए, और मैं कहता हूँ देश में कोई भी ऐसे लोग नहीं है कि जो जाके महल्लों से यतीम बच्चों को उठाएं, जिनके माँ बाप मर गए हैं, जिनके पास खाने को नहीं है। मदरसे वाले उनको उठाते हैं, ले जाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, कपड़ा दिलाते हैं और एक अच्छा इंसान बना के निकलते हैं। उसको तो अप्रिशिएट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को बरकरार रखा और छात्रों को मदरसों में पढ़ने की इजाजत में मिल गई, लेकिन मदरसों से एक बड़ा अधिकार ले लिया गया और वो है हायर एजुकेशन की डिग्री देने का अधिकार। मदरसों में ग्रेजुएशन के लिए कामिल डिग्री दी जाती और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फाजिल डिग्री। 10वीं के लिए मदरसों में मुंशी मौलवी की परीक्षा होती है और 12वीं के लिए आलिम की परीक्षा होती है। सरकार को कामिल और फाजिल की डिग्री देने से आपत्ति थी। यूपी सरकार ने कहा कि इन दोनों डिग्रियों के आधार पर युवाओं को राज्य और केंद्र में नौकरी नहीं मिल पाती भाई। फाजिल और कामिल डिग्री यूनिवर्सिटी की डिग्री के बराबर नहीं होती। कामिल और फाजिल करने वाले छात्र उन नौकरियों के लिए योग्य हो सकते हैं जहां 10वीं या 12वीं तक की पढ़ाई की जरूरत होती। इसी आधार पर यूपी सरकार ने कामिल और फाजिल की डिग्री पर आपत्ति जताई थी। अब कोर्ट ने भी कह दिया कि ना भैया, कामिल फाजिल नहीं चलेगा, क्योंकि वो यूजीसी से सर्टिफाइड नहीं है। योगी सरकार ने मुस्लिम युवाओं के हित को देखते हुए फाजिल और कामिल डिग्री पर आपत्ति जताई, जिससे मुस्लिम छात्र भी अन्य छात्रों की तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें। जिस मदरसा एक्ट को लेकर सारा विवाद हुआ, उसे समाजवादी पार्टी की सरकार लेकर आई, जिससे मदरसों पर सरकार का कंट्रोल हो सके। 2004 में मुलायम सिंह यादव सरकार मदरसा एक्ट लाई। इसका मकसद मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन देना, छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर देना और मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना। मदरसा एक्ट लागू होने के बाद यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। मदरसों को कुछ मानक पूरा करने पर ही बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। हालांकि मदरसा एक्ट आने के बाद से ही इसका विरोध भी हो रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला क्लियर हो गया। बीजेपी का कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी मदरसों के लिए काम कर रहे थे, आगे भी करेंगे। सुनिए बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा है, फिर बताता हूं कि मदरसों के लिए योगी सरकार ने क्या किया है। जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया है, हम उसके अनुपालन में ही काम कर रहे थे और आगे भी हम उसी के अनुपालन में काम करेंगे। लेकिन हम एक चीज बताना चाहते हैं कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन अगर किसी ने किया है, वो आदरणीय योगी सरकार ने किया है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में। और एनसीईआरटी की पढ़ाई हमने लागू की है और आधुनिकीकरण भी हमने किया है, ताकि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, आगे बढ़ें, आईएएस, आईपीएस बने। वो खाली अलिफ बे ते से न पढ़ते रहें।
क्योंकि पिछली जो सपा की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने आलिम फाजिल और ये सब जो डिग्रियां दी थी ना मुअल्लिम की, और इन डिग्रियों पर इन्होंने नौकरियां दी थी, उसको सीधे तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वो वैध नहीं है। हालांकि 2004 के बाद भी मदरसों की हालत में बहुत ज्यादा चेंज तो आया नहीं। मदरसा एक्ट का जो लक्ष्य था वो पूरा तो हुआ नहीं। लेकिन अब जब मदरसों को लेकर ध्यान दिया गया तो विपक्ष योगी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वो मदरसों को खत्म कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि योगी सरकार में मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया था तो योगी सरकार फौरन एक्शन में आई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मदरसों की मान्यता खत्म हो गई थी। योगी सरकार ने मदरसे के छात्रों के भविष्य के लिए फौरन कदम उठाया। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी मदरसों को पत्र लिखा, मदरसों के छात्रों को पास के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने के लिए कहा, जिससे बच्चों की पढ़ाई और पूरा साल बर्बाद ना होने पाए। हालांकि योगी सरकार का यह फैसला लागू हो पाता उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिससे मदरसों में कोई बदलाव नहीं। मदरसों के मुद्दे पर योगी सरकार पर सवाल उठाने वालों का एजेंडा तो गिर गया। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसले से मनमाने तरीके से राजनीति को करने वालों को भी झटका लगा है। जो लोग कहते थे कि इस देश में वो वेल्थ सर्वे कराएंगे, देश का एक्सरे करवाएंगे, ये पता लगाएंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है जिससे संपत्ति का सही बंटवारा हो सके, तो ऐसे लोगों की मनमानी वाली राजनीति पर अब ब्रेक लग गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज निजी संपत्ति के अधिकार के मुद्दे पर अपना ही 46 साल पुराना फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में इस सवाल का जवाब दिया कि क्या सरकार जनता की भलाई के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। संविधान के आर्टिकल 39B में यह प्रावधान है कि सरकार लोगों की भलाई के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार हर निजी संपत्ति को कम्युनिटी प्रॉपर्टी नहीं कह सकती। कुछ खास रिसोर्सेज को ही सरकार कम्युनिटी रिसोर्स मानकर इनका इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए कर सकती है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 9 जजों की बेंच ने 7-2 से यह फैसला सुनाया। फैसले के कुछ पॉइंट्स से जस्टिस बीवी नागरत्ना सहमत नहीं थी। जस्टिस सुधांशु धूलिया इस फैसले से सहमत ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले से 46 साल पुराना अपना फैसला पलट दिया। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने ही संविधान के आर्टिकल 39B के तहत एक फैसला सुनाया था। 1978 में कर्नाटक सरकार और रंगनाथ रेड्डी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस ऊंटवालिया जी की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को संविधान के आर्टिकल 39B के तहत लोगों की भलाई के लिए सरकार अधिग्रहित कर सकती है। लेकिन आज यह फैसला पलट गया। अब अगर कोई वेल्थ सर्वे भी करा ले, ये कह भी दे कि हम संपत्ति का बंटवारा कर देंगे, सब में बराबर बांट देंगे, नहीं हो सकता बॉस। कोर्ट कह रही है कि सारी निजी संपत्ति वो सरकार ले ले, ऐसा नहीं चलेगा हिसाब। तो ये सपना तो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम क्लियर है कि पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऐसे ही कब्जे में नहीं ले सकते और ना ही मनमाने तरीके से उसको जस्टिफाई कर सकते। लेकिन कांग्रेस ऐसे ही वादे करती आई है जो पूरे नहीं हो पाते। यह कांग्रेस की राजनीति है कि वो कहती कुछ है और जमीन पर होता कुछ है। जैसे राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं करते। राहुल गांधी खटाखट योजनाओं की बात करते हैं लेकिन उससे राज्य कंगाल हो जाते हैं। खटाखट योजनाओं की वजह से हिमाचल में कांग्रेस सरकार टॉयलेट टैक्स तक लगाने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कह चुके हैं कि खटाखट वाली योजनाओं से नुकसान होता है। अब राहुल गांधी का वेल्थ सर्वे वाला प्लान भी लटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हर निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती सरकार। यानी कुल मिलाकर सीन यह है कि राहुल गांधी के सारे दावे हवा हवाई ही रह जाते हैं। विपक्ष जिस तरह से एजेंडा चलाता है उसे आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फिर धुआं किया। चीफ जस्टिस ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिससे राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार के खिलाफ फैसला देते हैं तो हम निष्पक्ष होते हैं और जब कोई फैसला सरकार के पक्ष में जाता है तो हम स्वतंत्र नहीं रहते। यह स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं है। न्यायपालिका की आजादी का मतलब यह नहीं है कि हमेशा सरकार के खिलाफ ही फैसले दिए जाएं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब उनके घर आए थे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था। हम प्रधानमंत्री और मंत्रियों से बात करते रहते हैं, इसमें वो बातें नहीं होती जिस पर हम कोई फैसला करने वाले होते। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आगे कहते हैं कि कई ऐसे समूह हैं जो न्यायपालिका को तब आजाद मानते हैं जब उनके पक्ष में फैसला आता है। हमारा समाज बदल रहा है। कई ऐसे समूह बन गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अदालतों पर दबाव बनाते हैं
और अपने पक्ष में फैसला कराने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए कि चीफ जस्टिस ने किस समूह की बात की जो अदालतों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। आप याद कीजिए कौन लोग हैं जो अपनी मर्जी से कभी तो कहते हैं कि वाह 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 न्यायपालिका जिंदाबाद, और कब कहीं विदेश में भी जाकर कह देते हैं कि न्यायपालिका भी गई, मीडिया भी गई, सब चला गया, कुछ नहीं बचा, बॉस लूट गया सब मोदी राज। कौन बोलता है? पिछले 10 साल में अदालतों से जो भी फैसले सरकार के पक्ष में आए उन सभी पर सवाल किसने उठाया? भाई चाहे राम मंदिर का फैसला हो, ईवीएम पर फैसला हो, नोटबंदी पर फैसला हो, राफेल पर फैसला हो। एक इकोसिस्टम है ना जो यह साबित करने में लगा रहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के प्रेशर में काम कर रही है। अब यह बात सबके सामने आ गई कि प्रेशर सरकार से नहीं बल्कि कुछ समूहों की तरफ से बनाया जाता है कि हमारे तरफ से करो फैसला, सरकार को ठोको। बस ऐसी जुडिशरी चलती है कि सरकार को ठोको। वही चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हमारा काम सरकार को ठोकना नहीं है या विपक्ष को ठोकना नहीं है, हमारा काम है कि भाई कानून के हिसाब से क्या सही है वो सुना दिया, वो जिसके पक्ष में जाता हो वो चला जाए। लेकिन लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अब उनके आंसू निकलेंगे या नहीं निकलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में किसी के आंसू निकले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है वो ऐसा हिट हुआ कि पूरा विपक्ष उलझ कर रह गया। यूपी में उपचुनाव हो या फिर महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव, हर जगह पर योगी के नारे की बात हो रही है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे के बाद सीएम योगी नया नारा लेकर भी आ गए और इससे यूपी उपचुनाव में ऐसी गजब की गर्मागर्मी हो गई है कि अखिलेश यादव सीएम योगी से भिड़ गए। कैसे यूपी उपचुनाव के बीच ये भिड़ंत हो रही है इसकी झलक आप देखिए एक बार, फिर उसके बाद पूरी खबर बताता हूं। एक रहिए और नेक रहिए। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। ताकत का एहसास कराएंगे। जो एक पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन में ऐसा हड़कंप मचाया है कि यूपी उपचुनाव को लेकर जो अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट दिख रहे थे वो अब बेचैन हो गए कि योगी के नारे के सामने उनका पीडीए फॉर्मूला कैसे चलेगा। अगर यूपी उपचुनाव में सीएम योगी का नारा चल गया तो योगी लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान का बदला भी ले सकेंगे और अखिलेश के उस नैरेटिव को भी एक्सपोज कर देंगे जिसमें पीडीए के नाम पर मुस्लिम वोटों को ज्यादा तवज्जो दी जाती। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसी के इर्द गिर्द पूरी चुनावी रणनीति बनाई जा सकती है। योगी आदित्यनाथ आजकल महाराष्ट्र और झारखंड में प्रचार करने जा रहे हैं, वहां भी ऐसी ही बात कर रहे हैं जिसका सीधा असर यूपी उपचुनाव में पड़ेगा। मतलब बोल कहीं रहे हैं, असर कहीं और होगा, इसकी भी व्यवस्था। सुनिए झारखंड में सीएम योगी ने क्या कहा है। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। योगी विरोधियों को यह समझ नहीं आ रहा कि योगी के लेटेस्ट नारे का तोड़ कैसे निकाला जाए। कभी योगी के नारे को लैब में तैयार हुआ बताने वाले अखिलेश यादव ने आज इसे अंग्रेजों का नारा बता दिया। आप भी अखिलेश यादव को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा योगी आदित्यनाथ ने कैसे कांवड़ यात्रा के बहाने समाजवादी पार्टी को निशाने कर लिया। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं। गजब का कनेक्शन है।
डिवाइड का मतलब बांटो, और डिवाइड एंड रूल किया था अंग्रेजों ने, तो कनेक्शन जुड़ गया। लेकिन सीएम योगी भी अखिलेश को उनका इतिहास याद दिला रहे हैं। योगी ने आज कहा कि कैसे 2017 से पहले यूपी में हिंदुओं को कावड़ यात्रा निकालना मुश्किल था। सरकार बनाने के बाद उन्हें कावड़ यात्रा शुरू करने के लिए आर पार का फैसला करना पड़ा। आप भी योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा योगी आदित्यनाथ किसके निशाने पर आ गए। बहनों और भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता, और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। सीएम योगी आर पार के मूड में हैं, और जिस तरह से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो कुछ लोगों को खटक रही है। इसलिए तो 3 दिन के अंदर सीएम योगी को 2 बार धमकी मिल चुकी है। कुछ दिनों पहले मुंबई की रहने वाली फातिमा खान ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। हालांकि पुलिस फौरन एक्टिव हुई और फातिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मुंबई के ही रहने वाले रियाजुल हक अंसारी ने फातिमा की पोस्ट को रीट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ को धमकी दी। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के 15 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ऐसी धमकियों की योगी परवाह नहीं करते। वो बिना लाग लपेट के सीधी बात करते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि ताकत का एहसास कराना जरूरी है। ताकत का एहसास कराएंगे। जो ये पत्थरबाज हैं सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी, और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यानी योगी का नारा क्लियर है, हिंदुओं को एकजुट करना है, और ये काम बिना ब्रेक लिए करना है। लेकिन फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कहां लाइव